वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आप सभी बच्चों से बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट वाटर रिलेशनशिप। वो देखिए, पानी जो है वो ज़्यादातर जो है पादप का भार बनाता है, वजन बढ़ाता है। प्लांट सेल्स कंटेन 70 to 75% वाटर, इसमें 70 to 75% वाटर रहेगा। सेल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स जिसमें 98% तक वाटर है। तो हम आम भाषा में कहें, जो नॉर्मल पौधे हम देख रहे हैं हमारे आसपास, उसमें 70 से 75% पानी है, और जो जलीय पादप है उनमें 98% पानी है। फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रिलेटेड टू वाटर टेक प्लेस इन प्लांट्स। जो नीचे कार्य किए दिए हुए हैं, ये सभी भौतिक गतिविधियां हैं जो पादप में होती हैं पानी के द्वारा, जल के द्वारा। तो यहाँ पे जल अवशोषण है, एसेंट ऑफ सैप है, ट्रांसपिरेशन है। 3 ऐसी जो कार्य की गतिविधियां बताई गई हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का, जल का महत्व जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य का मुख्य घटक है ये। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन एक्वस मीडियम। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम में हो रही हैं। तो यहाँ जितने भी रिएक्शंस हैं, जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, सबके सब तरल माध्यम में हो रही हैं। वाटर जो है वो क्या है, वाटर इज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जल है वो एक रॉ मटेरियल है। एक वाटर इज अ बेस्ट सॉल्वेंट, वाटर जो है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म रिमेन इन सॉल्युबल स्टेट इन वाटर। बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो कोशिका द्रव्य में उपस्थित हैं और जो घुलनशील अवस्था में रहते हैं, और वो पानी में ही, जल में ही घुलनशील रहते हैं, इसीलिए वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट्स अकर्स ओनली थ्रू एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के जरिए ही जो है गैसेस का डिफ्यूजन होता है पादपों में। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल अकर्स ओनली थ्रू एक्वस मीडियम। जितने भी खनिज या लवण हैं वह सब मृदा में जब अवशोषण होते हैं, पादप में अवशोषित होते हैं, तो एक्वस मीडियम में ही होते हैं, तरल माध्यम में ही होते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बायोलॉजी बाय राशि गार्गी। ठीक है। नेक्स्ट देखें, ट्रांसफर ऑफ फूड सब्सटेंसेस मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस ओनली थ्रू वाटर। पत्तियों में खाद्य पदार्थ का बनना तो ठीक है, लेकिन उन बने हुए खाद्य पदार्थ को पादप के हर एक भाग तक पहुंचाना जो है वो सिर्फ पानी, जल के माध्यम से होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स आर ड्यू टू वाटर। जल के माध्यम से ही पादप में कई प्रकार की मूवमेंट्स देखे गए हैं, गमन देखे गए हैं। वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। जो वाटर है वो पादप में सामान्य तापमान बनाए रखता है। वाटर एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में देखें कि सबसे पहले वाटर सोर्स क्या है हमारे पास। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। सबसे पहले पानी जो है, जो जल है, उसका अवशोषण पादप कहाँ से करते हैं, पादप करते हैं मृदा से। ओनली द कैपिलरी वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो कैपिलरी वाटर है प्रेजेंट, जो छोटी छोटी नालियों में उपस्थित जो पानी है, उनको वो मृदा में जब उपस्थित रहता है तो वहाँ पानी का या जल का जो अवशोषण है वो पादप की जड़ें करती हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑर्गन क्या है वो देखें। हायर प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर्स से। पैक्टिन सेलुलोज जो है वो सेल वॉल में उपस्थित रहते हैं। रूट हेयर्स जो मूल रोमेल जिन्हें आप कहते हैं, विच आर हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। ये जो है रूट हेयर्स हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, वाटर लविंग है, यानी कि पानी के पास, जल के पास जल्दी जल्दी आकर्षित होते हैं। देयरफॉर देयर सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिएबल फॉर वाटर। इनकी जो सेल वॉल है वो पानी को अंदर आने देती है। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ जूम करके। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए रूट हेयर्स दिखाए हुए हैं, एरिया ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन दिखाया हुआ है, एरिया ऑफ सेल एलोंगेशन है, एरिया ऑफ सेल डिवीजन है, और रूट कैप है। ये बेसिक रूट का डायग्राम है, डाइकॉट रूट का।
जो आपको बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, 2 मेथड्स ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में 2 तरीके के मेथड्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देखिए, हमें सबसे पहले एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में जब पेरेंट सेल्स हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जो पादप की जनक कोशिकाएं जो हैं वो जब जल अवशोषण में सक्रिय योगदान दे रही हैं तब उन्हें एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। दिस अकर्स ओनली व्हेन वाटर इज फाउंड इन सफिशिएंट क्वांटिटी इन द सॉइल। ये तभी होता है जब पानी जो है, जो जल है, वो अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध हो मृदा में। इसकी 2 थ्योरीज बताई गई हैं, ऑस्मोटिक थ्योरी और नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, दोनों हमें करनी है। ऑस्मोटिक थ्योरी देखें, सबसे पहले मिनरल सॉल्ट, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब क्या है, घुलनशील अवस्था में वैक्यूलर सैप में उपस्थित रहते हैं। और ये वैक्यूलर सैप मिलेगा कहाँ? जड़ रोमेल में, मूल रोमेल में मिलेगा, जहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉयल सोल्यूशन इज लेस। यहाँ पे सॉयल के अंदर जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता बहुत कम है। कम सांद्रता है तो पानी, जो जल है, वो कहाँ, किस तरफ मूव करेगा? यहाँ पर देखें, जल जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर पहले देखें कहाँ पर ज्यादा है, डीपीडी इनसाइड द रूट हेयर जो है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ द सॉयल सोल्यूशन। सॉयल सोल्यूशन के कंपैरिजन में अंदर जो जड़ रोमेल के अंदर जो रूट प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। इन ऑस्मोसिस वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी टू हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लोअर प्रेशर कहाँ पर है? यहाँ हम कहें कि पानी सबसे ज्यादा उपस्थित कहाँ पर है, जो पानी की मात्रा है वो सबसे ज्यादा उपस्थित कहाँ है? बाहर की तरफ है। तो पानी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, तो पानी कब अंदर आएगा? अब अंदर आने की कोशिश करेगा तो वाटर एंटर्स द रूट हेयर सेल्स फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में देख लें कि ये जो ग्रेडियंट है ये कौन सी कोशिका में सबसे कम रहता है और कौन सी कोशिका में सबसे ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा ये जाइलम में मिलेगा और सबसे कम मिलेगा सॉइल वाटर में। ठीक है, ट्रेवल कैसे करेगा, इसका पैसेज कैसे? सॉइल वाटर से रूट हेयर में आएगा, रूट हेयर से कॉर्टेक्स सेल में जाएगा, एंडोडर्मल सेल में, पेरिसाइकिल सेल में और लास्ट में जाइलम में पहुंचेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आपको जाइलम में मिलेगा, जहां पे आपको वैक्यूलर सैप मिलेगा। Water moves from the cell with low osmotic pressure or DPD to cells with higher osmotic pressure or DPD finally reaches the root xylem। यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है जो आपको बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अपवर्ड है, वाटर मूवमेंट जाइलम से फ्लोएम में। फ्लोएम में देखिए कंपेनियन सेल है, सोर्स सेल है लीफ का, जहाँ पे फूड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फिर, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो मूव करेगा नीचे की तरफ, पत्ती में बन रहा है खाना, खाना नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाके देखिए पानी तो जाइलम में चला जाएगा और फूड जो है सिंक सेल में, जिसको खाने की जरूरत है, जहां पर फूड की जरूरत है वहां पे। तो सोर्स सेल जहां पत्तियों में खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, उस कोशिका को क्या कह रहे हैं, सोर्स। ये सोर्स सिंक कॉन्सेप्ट भी है, अगर आप ध्यान से देखें तो सोर्स से सिंक का कॉन्सेप्ट एक बनता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूट प्रेशर की बात कर लें। When the absorbed water reaches the root xylem, a pressure develops here which lifts the water up some height in the xylem. रूट में जब जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी जो है, जो जल है, वो जाइलम के सब जहां पहुंच चुका है वहां पर क्या एक छोटा सा प्रेशर जनरेट होगा जो कुछ टाइम के लिए पानी को ऊपर लेकर जाएगा कुछ हाइट तक। तो उस प्रेशर को कह रहे हैं रूट प्रेशर।
नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी किसने दी थी? थीमन ने दी थी 1951 में और क्रैमर ने दी थी 1959 में. वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी टू अ सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी. This requires energy which is obtained from the respiration of root cells. ये जो एनर्जी है यहाँ पर, इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो कहाँ से ली जाएगी? रेस्पिरेशन ऑफ रूट सेल. रूट सेल के रेस्पिरेशन से. होता क्या है यहाँ पर? वाटर एब्जॉर्प्शन है अकर्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद हाई ऑस्मोटिक. यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, वहां पे क्या था पहले हमने ऑस्मोटिक थ्योरी में? लो ऑस्मोटिक प्रेशर था. ठीक है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से टू अ सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोटिक प्रेशर तक जाएगी. एविडेंसेस क्या है? फैक्टर्स दैट इनहिबिट रेस्पिरेशन एंड रिड्यूस द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. जो ऐसे कारक हैं जो श्वसन को प्रभावित करते हैं, श्वसन को कम करते हैं, वो एक्चुअल में करते क्या है? जल के अवशोषण को रोक रहे हैं या उसकी दर को धीमा कर रहे हैं. द टॉक्सिन दैट इनहिबिट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ रूट सेल्स ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. ऐसे विषैले पदार्थ जो कि रोक रहे हैं जैव रासायनिक क्रियाओं को रोमिल कोशिकाओं में, वो हम साथ में क्या कर रहे हैं? जल अवशोषण की दर को भी कम कर रहे हैं. ऑक्सीजन एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल. कोशिकाओं के अंदर जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी गतिविधियों को बढ़ा रहा है. ऑल्सो इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन. जल अवशोषण का जो दर है उसको भी बढ़ा रहा है. पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में देखें, when the root cells does not participate in the process of water absorption. जब जड़ कोशिकाएं जो हैं वो जल अवशोषण में भाग नहीं लेती है तो कैसे होगा? It occurs only when water is present in sufficient amount in the soil. ये कब होता है? जब पानी जो जल है वो मृदा में सफिशिएंट मात्रा में उपस्थित ना हो. मतलब दिस अकर्स ओनली ड्यू टू द हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. जब बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन का हाई रेट होगा तभी होगा. यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो एटमॉस्फेयर में या बहुत ज्यादा हीट हो तभी पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन होगा. द रैपिड इवेपोरेशन ऑफ वाटर कॉजेज अ सक्शन टेंशन इन द जाइलम ऑफ द लीफ. लीफ के जाइलम में जब बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगा वाटर का तो सक्शन टेंशन बन जाएगा. ये जो सक्शन टेंशन बनेगा ये करता क्या है? ये जो सक्शन टेंशन बनेगा ये करेगा क्या? स्टार्ट्स फ्रॉम द xylem of the leaf and goes down through the xylem of the stem and reaches the xylem of the root. रूट के स्टेम के जाइलम, लीफ के जाइलम से जनरेट होगा और जाइलम ऑफ स्टेम से होते हुए जाइलम ऑफ रूट तक पहुंचेगा. दिस सक्शन टेंशन फ्रॉम द रूट जाइलम रीचेस द सॉइल वाटर. अभी सॉइल वाटर में पहुंचेगा. एज अ रिजल्ट वाटर लिफ्ट द सॉइल सोल्यूशन. होगा क्या? पानी जो है, जो जल है, वो सॉइल सोल्यूशन को लिफ्ट करेगा थ्रू द रूट हेयर एंड रीचेस द रूट जाइलम. फ्रॉम हेयर इट पासेस थ्रू द जाइलम ऑफ द स्टेम एंड रीचेस द जाइलम ऑफ लीफ. यहाँ पर देखिए छोटा सा डायग्राम है जो स्ट्रक्चर बता रहा है. हाउ वाटर फ्रॉम रूट हेयर टू अ जाइलम एलिमेंट अक्रॉस द लिविंग सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स. एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पैसेज सेल. कैसे वाटर जो है एंटर कर रहा है रूट हेयर से, फिर रूट हेयर से एपिब्लेमा क्रॉस करते हुए कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से आगे जाता हुआ ये डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर, जो ये बता रहे हैं कि फिर पैसेज सेल्स क्रॉस कर रहे हैं फिर जाइलम के पास जाएगा. नेक्स्ट देखिए पाथ ऑफ वाटर में हम टू रूट्स की बात करेंगे कि टू रूट्स हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के. वाटर एब्जॉर्प्शन हैज टू रूट्स, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. तो एपोप्लास्ट की बात करें व्हेन एब्जॉर्ब्ड वाटर मूव्स थ्रू द सेल वॉल and intercellular spaces. In this route, water does not enter the cytoplasm inside the cell. हो क्या रहा है एपोप्लास्ट में? एपोप्लास्ट में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, moves through the cell wall and intercellular spaces. Water does not enter the cytoplasm inside the cell. सेल के अंदर नहीं जाएगा. तो एपोप्लास्ट पाथवे जरा देख लें यहाँ पर. ये देखें एपोप्लास्ट पाथवे आपको लाइट कलर की लाइन दिखेंगी इसमें.
जो कि ये ग्रीन कलर के कॉलम से होते हुए बाहर की बाहर ही मूव कर रही हैं, ग्रीन कलर के कॉलम में है, यहाँ देखें। नेक्स्ट देखिए सिंपलेस्ट पाथवे। सिंपलेस्ट पाथवे भी देख लें यहाँ पर। ये देखिए ये जो डार्क कलर की लाइंस हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से क्रॉस होकर जा रही हैं। when absorbed water moves through the plasma membrane and plasmodesmata, in this route water enters the cytoplasm inside the cell। साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा वाटर यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सॉइल वाटर जो है वो 4 टाइप्स का है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर। फील्ड कैपेसिटी देखिए, द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर को छोड़कर बाकी जो भी वाटर उपलब्ध है उसको फील्ड कैपेसिटी कह रहे हैं। यहाँ देखिए फील्ड कैपेसिटी देखिए, जो ये डार्क कॉलम है वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स, यहाँ पर जो मिनिमम रेंज पर है वहां पर विल्टिंग पॉइंट है और अपर रेंज पर फील्ड कैपेसिटी है। अनअवेलेबल वाटर देखिए, जिसमें हमारे पास कौन कौन सी सॉइल आ जाएंगी। अब ये क्लेई है, क्लेई लोम है, सिल्ट लोम है, सैंडी लोम है। ठीक है, सब सॉइल्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। क्लेई सॉइल बहुत अच्छा फील्ड कैपेसिटी बता रही है, रेंज बहुत अच्छी है उसकी। नेक्स्ट देखें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बता रहे हैं यहाँ पर। तो वाटर द परसेंट अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिमेन्स इन द कैपिलरीज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? ऐसा पानी का या ऐसे जल का प्रतिशत जो कैपिलरीज में रहता है, बने रहता है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत मृदा में बना रहे जल का प्रतिशत, उसको क्या कह रहे हैं? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अलग बता रखा है आपको। सैचुरेशन किसे कहेंगे? ऑल पोर्स आर फुल ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर इज लॉस्ट। यहाँ पर जितने भी पोर्स हैं, सब छिद्र हैं, ये देखिए भरे हुए हैं यहाँ बीच में जल से। जो डार्क कलर का दिखाया हुआ है ना, ये जल भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी में देखिए अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए पानी उपलब्ध हो सकता है यहाँ पर। विल्टिंग पॉइंट पे तो देखिए बिल्कुल नो मोर वाटर इज अवेलेबल, पानी है ही नहीं, सारा सूख चुका है, ना नीचे है ना बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट देखें परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में देखें परसेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल एट द टाइम ऑफ द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ परमानेंट विल्टिंग ऑफ द प्लांट। पहला लक्षण जब पता चले कि परमानेंट विल्टिंग होने वाली है पौधे की, उस समय प्रतिशत मात्रा जल की जो मृदा में उपस्थित है उसको क्या कह रहे हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं वहां पर। तो देखिए सैचुरेशन में, जब सैचुरेशन में पादप ग्रोथ भी कर रहे हैं और नीचे पानी भी है। फील्ड कैपेसिटी में पानी उतना है जिसमें पादप जो है ग्रो कर रहे हैं, नीचे एक्स्ट्रा पानी नहीं है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में देखिए पानी अंदर भी नहीं है चट्टानों में, नीचे तो है ही नहीं, और ऊपर जो है पौधे मुरझा रहे हैं। तो ऐसे में जितना पानी की प्रतिशत इसमें उपस्थित है फील्ड पर, उसको क्या कह रहे हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं कि अब इससे ज्यादा और जब बिना जल के काम नहीं चल सकता। एक्टिव वर्सेस पैसिव एब्जॉर्प्शन में देखिए कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, वो बात कर लें सबसे पहले। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाटर मूव्स अगेंस्ट द ग्रेडियंट, इट मीन्स फ्रॉम हाई डीपीडी टू लो डीपीडी। पैसिव में वाटर मूव्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, इट मीन्स फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। इट रिक्वायर्स एनर्जी। एक्टिव में डेफिनेटली इट रिक्वायर्स एनर्जी, पैसिव डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। एक्टिव एब्जॉर्प्शन डेवलप्स रूट प्रेशर इन रूट्स, passive absorption does not develop root pressures in roots. Active requires oxygen, passive absorption does not require oxygen. Active absorption requires living root cells, passive absorption does not require living root cell. Active absorption does not depend on transpiration. Active absorption requires living root cells, passive absorption does not require living root cell. Active absorption does not depend on transpiration, passive absorption depends on transpiration. Active occurs during night time, passive absorption occurs only during daytime.
Active absorption is not much important for plants. Passive absorption, the whole water system of plants depends on passive absorption. Active absorption is important for mineral absorption in plants, whereas passive absorption is not important for mineral absorption in plants. तो ये डिफरेंस है जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है. नेक्स्ट हम लोग जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फैक्ट्स का, उसके बारे में हम बात करें कि हम आज बात करने जा रहे हैं भारत रत्न के बारे में. ज्वेल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड of the country. It is conferred for exceptional service to the nation in various fields such as science, arts, literature, and in recognition of public service of the highest order. The award can be granted posthumously, and since its establishment 7 awards were granted posthumously. History of Bharat Ratna. The award was established by former President of India Rajendra Prasad on 2nd January 1954. The concept of awarding this award posthumously was not there in the original statute declared in January 1954. Provision to award posthumously was finally added in January 1966 to the statute of this prestigious award. First Bharat Ratna was awarded to Sarvapalli Dr. Radhakrishnan, Sir C.V. Raman, and Chakrabarti Raja Gopalacharya in 1954. Sachin Tendulkar is the first sports person and the youngest Bharat Ratna award recipient. The award के बारे में देखें क्या है. The award, the medallion is cast in bronze. The medallion is designed like the leaf of peepal tree with sunburst in the center, and Bharat Ratna is engraved underneath it. On the back side, the emblem of India is embossed, and Satyamev Jayate is inscribed in Devanagari script. The medallion is worn around the neck using the white ribbon. The award does not carry any monetary endowment. So this is all about Bharat Ratna. Hope हमारा ये जो फैक्ट्स वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट देखें. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.